हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे बुरी खबर तो ये है कि 3,32,000 पद जो है सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज़ में खाली है। तो इससे ये पता लगता है कि काम कैसे होते होंगे गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो जनता तक कैसे पहुंचती होगी, कितनी पहुंचती होगी। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों में भी बहुत दोष है, ठीक है, काम करने को लेके, लेकिन साथ के साथ सरकार का रवैया भी ख़राब है कि इतने पद खाली रहते हैं। और तो पिछली सरकारों में तो इससे भी बुरा हाल रहा है। अब इसके बाद एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए कुछ सीईटी के बारे में, ठीक है। ग्रुप सी और डी की पदों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट की अधिसूचना में संशोधन होगा। क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहली चीज़ कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़ेंगे, ठीक है, जिसमें 2.5 अंक 2 बार जोड़े जाएंगे। वैसे तो नो जॉब के भी 2.5 मिलने हैं और फादरलेस के भी 2.5 मिलने हैं, ठीक है। इसके बाद लिखित परीक्षा जो है वो 97.5 की होगी, ठीक है। ये भी एक बात है, इसमें आगे पढ़ेंगे। चलो एक बार कुछ और चीज़ें देखते हैं जो ज़रूरी है ज़्यादा। पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये सालाना तक को मिलेगा लाभ। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम में 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है, और जो रिज़र्व कैटेगरी है उनको 40 मार्क्स लेना ज़रूरी है, यानी 50 से कम स्कोर रहा तो आप फेल हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सीईटी की वैधता 3 साल रहेगी। स्कोर बढ़ा सकेंगे, अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैध होगा। अनुभव के अंक जो मिलेंगे उसमें 1,80,000 वाली कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये है कि सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है पॉलिसी को, ठीक है, और सीईटी के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा जताई जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो सीईटी स्कोर के उम्मीदवारों में से 5 गुना की इच्छा जता सकेंगे। अब देख लें अच्छे से इस चीज़ को, और इससे ये समझ लें कि आपके स्कोर की कितनी वैल्यू है। जो अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं उनको मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट की कितनी वैल्यू, एक एक नंबर की कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से समझ लें, 30 से पोस्ट कम आएगी। जैसे नायब तहसीलदार की 12 पोस्ट आई थी, तो उसमें सिर्फ 5 गुना 60 बच्चों को बुलाएंगे। टॉप 60 रैंक होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर घर बैठे घंटा बजाइए, ठीक है। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो 150 ही इच्छा जता सकेंगे। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना होगा, ठीक है। यानी अगर 200 वैकेंसी हुई तो 800 बच्चों को ही बुलाएंगे, 800 से ऊपर रैंक वाले घर पे घंटा बजाएंगे, ठीक है। तो पढ़ लो नालायकों, मेहनत कर लो, ठीक है। दिन रात एक दूसरे चीज़ों को कोसते रहते हो, फालतू की बकवास करते रहते हो, उसकी वजह से पढ़ने पे ध्यान दे लो, नहीं तो फिर ये सब ग्राम सचिव, पटवारी सब आपके आगे से होते हुए निकलेंगे और आप सिर्फ बैठे देखते रह जाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि 50 अंक से ऊपर ही चाहिए जनरल को, बाकी कैटेगरी को 40 मिनिमम भी है। इसके अलावा तो ये तो पासिंग मार्क्स है। दूसरी बात ये है कि यहाँ प्राप्त अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के फिर से 2.5 अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। यानी लिखित परीक्षा के कुल अंक 100 हैं तो लिखित परीक्षा 97.5 अंकों की होगी। अगर इसमें किसी के 80 अंक आते हैं तो वह सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 2.5% अंक प्राप्त करने के योग्य है, तो उसके कुल अंक 82.5 हो जाएंगे, जो एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाया गया है। अगर किसी के 50 या 40% अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो जितने पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें दोबारा से फिर विज्ञापन किया जाएगा उसका, ठीक है। मान लो किसी केसेस में भर्ती में स्टूडेंट ही कम है, ठीक है, जो पासिंग है, तो फिर वो भर्ती दोबारा से री एडवर्टाइज होगी। अच्छा, पुरुष परिवार और महिला परिवार के बारे में भी थोड़ा जान लें। स्वयं, पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई और पुत्र, ये जॉब में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अविवाहित महिला उम्मीदवार के केसेस में क्या है, स्वयं, माता पिता और अविवाहित भाई, यानी भाई जो है अनमैरिड है लड़की का, ठीक है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैरिड है तो मिल जाएंगे। विवाहित महिला उम्मीदवार है कोई, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो स्वयं जॉब पे नहीं होनी चाहिए। पति, ससुर, सास और अविवाहित देवर, देवर अगर जॉब में हैं, जेठ जॉब में हैं,
ठीक है, या पुत्र जो में ये ध्यान रखें कि देवर जो है वो अविवाहित रहे, ठीक है, और जेठ भी यहाँ लिखा है तो दोनों ही देवर या जेठ जो अविवाहित होनी चाहिए। अगर वो मैरिड हैं तो सीधी सी बात है कि फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, सास ससुर नहीं होने चाहिए। तलाकशुदा के केसेज में स्वयं माता पिता, अविवाहित भाई और पुत्र। विधवा उम्मीदवार है तो अपने माता पिता के साथ रह रहे तो स्वयं माता पिता और अविवाहित भाई, ये सीधी सी डेफिनेशन है। अगर विधवा उम्मीदवार अपने ससुराल में रह रही तो स्वयं ससुराल, सास और अविवाहित देवर, जेठ और पुत्र। विधवा उम्मीदवार जो अकेले रह रही है स्वयं और पुत्र, ठीक है, ये जॉब में नहीं होनी चाहिए। अगर आवेदक हरियाणा निवासी विधवा है या पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की मौत 42 साल की उम्र पूरी करने से पहले हो गई है, या पहला या दूसरा बच्चा और पिता की मौत बच्चे की 15 साल उम्र पूरी होने से पहले हो गई है, यानी दोनों में से एक कंडीशन हो, चाहे बच्चा 15 साल से का कम हो जब पिता की डेथ हुई, या फिर पिता 42 साल से कम का हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, दोनों है तो ठीक है, नहीं तो एक भी है तो नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा विमुक्त जाति और परिवार से संबंध रखता है तो 5% अंक मिलेंगे अगर आवेदक के पास समकक्ष पद या उच्चतर पद का सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक बोर्ड, आयोग, अथॉरिटी, सरकारी बैंक का अनुभव तो 6 महीने के लिए ½ अंक मिलेगा। अधिकतम 8 वर्षों तक के अनुभव के अंक मिलेंगे, यानी अधिकतम 4%। अनुभव के अंकों के लिए 1.8 रुपये की सालाना आय की शर्त लागू नहीं होगी। अन्य मानदंडों के लिए शर्त लागू होगी। अगर कोई उम्मीदवार सामाजिक आर्थिक मानदंड के सभी मानदंडों के नंबरों का पात्र हो तो सीईटी के लिए अधिकतम 5% और एचएससी की परीक्षा में अधिकतम 2.5% अंक ही मिलेंगे। तो ये कुछ खबर आपको देनी थी। परिवार पहचान पत्र जरूरी है, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र नहीं है तो दोगुनी फीस लगेगी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ग्रुप सी के लिए 12th और ग्रुप डी के लिए 10वीं या कम योग्यता जरूरी है, ठीक है, मतलब मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा सीईटी टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% जुड़कर सीईटी स्कोर बनेगा, यानी स्टार्टिंग में भी आपका सीईटी में मार्क्स अतिरिक्त जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। अब इसमें 2 अलग चीज़ें आई है। एक तो ये आई है कि आपको अच्छा रैंक लेना पड़ेगा क्योंकि संख्या 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। दूसरी चीज़ एक और ये अच्छी है कि 50 मार्क्स मिनिमम है, ठीक। चलिए, शुभ दिन, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।